नमस्कार दोस्तों, यह है ईओ और आरओ। ईओ आरओ का पेपर है। एग्ज़ाम लगी थी कब? एग्ज़ाम लगी है 23/3/25 मॉडल आंसर की इशू डेट 23/3/25। ठीक भाई, ईओ और आरओ का पेपर है। तो इसमें अपन 35 क्वेश्चन देख चुके हैं, है ना। इसको क्यों देख रहे हैं? इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है। ठीक भाई, तो इसमें 35 क्वेश्चन देख चुके हैं। दोबारा से ले लेते हैं। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय पुरुष साक्षरता दर 2022 वाली भर्ती है ना। एग्ज़ाम लगी थी, ये री एग्ज़ाम हुई है 23/3/25 को। तो ग्रामीण व नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमश थी। तो ग्रामीण एवं नगरीय, तो ग्रामीण में है 76, नगरीय में 87। सही है कि 33 में? सही है। 76 और 87, 76.2 ग्रामीण है ना। 76.2 ग्रामीण है और 87.9 शहरी है। तो 87.9, 87। बताइए नगरीय पुरुष साक्षरता की दर है कितनी? 27.9, 27.10, 27.11, 87.9, 87.9 और 76.2। ठीक भाई, 33 में एक 76.02, 87.9। डामोर जनजाति मुख्यतः निवास कर, ये डामोर डैसे ये डूंगरपुर कर रखी है भाई अपन ने, है ना। अब शाहाबाद पंचायत समिति में, ये शाहाबाद ये वो है जो है ना 12, जो 12 में कौन सी है? सहरिया, सहरिया, सहरिया। ठीक है, सहरिया 12 में। और इधर उदयपुर में कौन सी है? गरासिया। जो गरासिया है जनजाति, उनका नृत्य कौन सा है? गरासिया का है बालर है, गरासिया का बालर है। और जो सहरिया है, सहरिया, सहरिया से अपन करतेंगे कोटा और बारह, है ना। जो 12 में है, 12 में ये शाहाबाद व किशनगंज तहसील, इनमें है ये किशनगंज शाहाबाद, है ना, ये सहरिया। जो गरासिया का तो बालर नृत्य बता दिया बालर। अब सहरिया का नृत्य कौन सा है? इनका है शिकार। ठीक है, सहरिया का शिकार है भाई, रह जाएगा ध्यान। सह से शिकार, सह से सहरिया, सह से शिवजीवाड़ा से, ये शिकार है, शिकार। किसका? सहरिया का। मिलेगी कहाँ? ये किशनगंज और शाहबाज। डामोर डूंगरपुर में भी 34 में ये है सिमलीवाड़ा पंचायत समिति में। सामलवाड़ा, सीमलवाड़ा है ना, सीमलवाड़ा। पिंडवाड़ा में कौन सी है? पता नहीं। जब ये जो है ना सहरिया, किशनगंज और शाहबाद पंचायत समिति मिलेगी 12 में। किशनगंज और शाहबाद, किशनगंज और शाहबाद। पिंडवाड़ा का ध्यान नहीं आ रहा है। सिमलीवाड़ा ये है डामोर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थान सही सम्मिलित नहीं है? तो स्टेट वुलन मिल्स, है ना, ये बीकानेर है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, जब ए का अपन ए कर रहे हैं ना, ये जो ए है ना इसको अपन, ये जो ए है ना इसको ए कर रहे हैं। तो एसिड अलवर, अहिरवाटी अलवर। सीमेंट लाखेरी 1916, ठीक है ना, सर्वप्रथम सवाई माधोपुर में। कांच ये धौलपुर आएगा, कांच धौलपुर आएगा भाई। तो स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, बागवानी बीकानेर। उष्ट अनुसंधान केंद्र, उष्ट अनुसंधान केंद्र का तो पता नहीं है, लेकिन उष्तकला बीकानेर है। जो ऊँटों का केंद्र है वो भी बीकानेर है। उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर ही आएगा ना। अंबिका नगर वो टोंक में है, वो अलग है, वो भेड़ों से है। और 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 ऊँट महोत्सव, उष्तकला, ठीक है ना, बागवानी बासेवा बीकानेर। 4 है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठार प्रदेश का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। 36 में ये नहीं है भाई। आई समझ में? दक्षिण पूर्वी, जैसे कि ये राजस्थान है अपना, है ना भाई, ये राजस्थान है। तो ये नहीं है। कौन सा? 36 में 2 नहीं है। देवगढ़ पंडमान। दक्षिण पूर्व का मतलब ये दक्षिण पूर्व का। तो अर्धचंदाकार पर्वत पर श्रेणियाँ है। देवगढ़ का
पिंडमाट मैदान ये कहाँ है देवगढ़ का, पता नहीं। शाहाबाद का उच्च स्थल है डग गंगाधर, डग गंगाधार, डग गंगाधार, ठीक, ये मिलते हैं भाई, ये नहीं है। बताइए डग गंगाधार कहाँ है, डग गंगाधार क्या है, गंगाधार ये उच्च क्षेत्र है, डग गंगाधार उच्च क्षेत्र है, शाहाबाद उच्च स्थल है, शाहाबाद शाहाबाद ये वही है, शाहाबाद अभी गया था ना, शाहाबाद ये 12 में है ये शाहाबाद। तो शाहाबाद का उच्च स्थल, डंग गंगाधर के उच्च स्थल, अर्धचंदाकार पर्वत श्रेणियाँ। देवगढ़ का पिंडमाट मैदान, बताइए पिंडमाट मैदान कहाँ है, तब फिर क्या करेगा देवगढ़, तो देवगढ़ कहाँ है कुछ पता, पिंडमाट का मैदान, पिंडमाट का मैदान देवगढ़ में है भाई। निम्न में से कौन सी राजस्थान परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है, तो पेंडा नहीं है इसमें, ठीक, पेंडा, जबकि जालरा है, टोबा है, ठीक है, जालरा है, टोबा है, नाड़ी है, पेंडा नहीं है। निम्न में कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है, पेंडा नहीं है, जालरा है, टोबा है, नाड़ी है, जालरा, टोबा, नाड़ी, नाड़ी है ना, ये वो नाड़ी नहीं है, वो इस प्रकार की नाड़ी नहीं है, वो है ना पानी जो निकलता है वो नाड़ी नहीं है, अलग है, इधर जैसलमेर में है, झालरा टोबा, झालरा टोबा नाड़ी, झालरा, झालरा, झालरा एक ये आभूषण भी है, कान में पहना जाता है, झालरा है ना, झालरा, पीपल पत्रा कान में, कणकती कंदोरा कमर में, और नेवरी, नेवरी और नेवोरी ये शायद पैर में ही आएंगे। टोबा, झालरा, टोबा और नाड़ी, पेंडा नहीं है इसमें। खनिज और खनन क्षेत्र, जब देख ये जो बेरिलियम है ना, वैसे बेरिलियम वैसे बांदरी चींदरी है ये, लेकिन इसने अलग दे रखा है यहाँ, तो इसको देख चुके हैं पहले, 40 तक देख चुके हैं ना, तो 38 में 4 है, 2 4 1 3, 4 में 2 4 1 3 है ना, 2 4 1 और 3। लोहे अयस्क, जो लोहे अयस्क ला, लोहे अयस्क है ना, तो ये तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, लोहे अयस्क, काली पहाड़ी, बढ़िया नाम है ना, काली पहाड़ी, लोहे अयस्क, और मैग्नीज काला खूंटा, टंगस्टन रेवत पहाड़ियाँ, बेरिलियम बांदरे सींदरी और सागवाड़ा। बताइए जो काली पहाड़ियाँ हैं वह किसका खनन क्षेत्र है, किस खनिज का, भाई जो काली पहाड़ी खनन क्षेत्र है वह किस खनिज का क्षेत्र है, लोहे इसका, सागवाड़ा बेरिलियम, काला खूंटा मैग्नीज है, ठीक, और टंगस्टन रेवत पहाड़ियाँ। दोबारा देख, लोहे अयस्क, काली पहाड़ी, मैग्नीज, काला खूंटा, टंगस्टन, रेवत पहाड़ियाँ, रेवत पहाड़ियाँ ना, टंगस्टन रेवत पहाड़ियाँ, बेरिलियम, बेरिलियम सागवाड़ा है। दोबारा देख अब, लोहे अयस्क काली पहाड़ी, मैग्नीज काला खूंटा, टंगस्टन रेवत पहाड़ियाँ, बेरिलियम सागवाड़ा। लोहे अयस्क, तो लोहे अयस्क काली पहाड़ी याद कैसे करें यार, क्योंकि वो देगा, अब तो ये इस प्रकार से दिया है, फिर देगा कि ये बता भाई ये जो है टंगस्टन कहाँ से मिलता है, यहाँ पर जो रेवत पहाड़ियाँ हैं बस वह कौन सा किस खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तब फिर क्या ही करेगा, ऑप्शन ये सब आएगा। आर्यन बात समझ में, तो लोहे अयस्क है ना, ये काली पहाड़ी कर देंगे, ठीक है, और काला खूंटा ये मैग्नीज है, और टंगस्टन, टंगस्टन ये रेवत पहाड़ियाँ हैं, टंगस्टन वैसे नागौर में मिलता है ना, टंगस्टन नैन से नागौर, लेकिन वो तो ऊपर वाली बात है, ये गहराई से है, ये जो स्थल है ना वहाँ है रेवत पहाड़ियाँ। और बेरिलियम, बेरिलियम का हो जाएगा कौन सा,
सागवाड़ा, बेरिलियम का सागवाड़ा। बेरिलियम बांदरे सींदरी से भी मिलता है। तो लोहे अयस्क काली पहाड़ी, मैग्नीज लोहे अयस्क काली पहाड़ी, मैग्नीज काला खूंटा है ना, काला खूंटा, टंगस्टन रेवत पहाड़ियाँ, और बेरिलियम सागवाड़ा, साग है ना, साग मिल रहा है भाई, बेरिलियम प्रकार का साग मिल रहा है ना, बेरिलियम सागवाड़ा। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। यह ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा से उद्गमित होती है। ये अलग है भाई है ना, ये सागवाड़ा है, ये बीचा मेड़ा है। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 39 में एक है सोम है। यह ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदी है। चौका, बताइए गोमती और सारनी किसकी सहायक नदी है? तो जाखम प्रतापगढ़ में है ना, पश्चिम बनात इधर जाएगी खंभात की खाड़ी, साबरमती। तो राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। यह ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। 39 में एक है सोम, ठीक है। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। यह ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा से उद्गम, रुको यार याद कैसे करें जब इसको, भाई जाखम का तो पता है, जाखम प्रतापगढ़ है ना, और जाखम प्रतापगढ़। अब मेजा बांध कहाँ है? मेज यानी कि मेजा बांध है, यानी कि मज़े हो रहे हैं कहाँ? मेजा से मज़े हो रहे हैं कहाँ? कोठारी नदी पर। अब कोठारी नदी कहाँ है? ये भीलवाड़ा में है, ये भीलवाड़ा है, कोठारी नदी भीलवाड़ा है, जाखम प्रतापगढ़ है। लेकिन बात अब ये आ रही है सोम की। यह ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा है ना, बीचा मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती व सारनी, आई बात समझ में? इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोम है भाई ये ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा से उद्गमित होती है। यह ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी, ये नहीं पढ़ा भाई अपने। ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा से, बीचा मेड़ा है ना, बीचा मेड़ा कहाँ है? बीचा मेड़ा से उद्गमित होती है सोम। गोमती तथा सारनी इनकी सहायक नदियाँ। इसको कैसे करें, जब दे कैसे कर लेते हैं ना। ये जो सोम है ना, सोम तो सौ का सा सारनी, और ये गोमती आ गया, गोमती यानी कि सोम, सौ का तो सा गया, और सोम और गोम, सोम गोम रह जाएगी सिमलटी है ना, सोम गोम और सारनी, कोई दिक्कत नहीं है। सोम गोम सारनी है ना, तो सोम की गोम और ये सारनी। तो यह ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोम पूछेगा वो, बताइए सारनी किसकी सहायक? तो कर देंगे सार, सा से सा सोनी, गोम और सोम। दक्षिण पश्चिम का मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? जब जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, आई समझ में, जब इसका दक्षिण पश्चिम की बात है, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो इधर से ये मानसून तो भाई समझ में नहीं आ रहा है यार है ना, क्योंकि ये कि भाई जैसे कि इधर से आता है पश्चिम बंगाल का, तो वो ये सही क्लियर नहीं है। कहने का मतलब ये है भाई, जैसे कि दक्षिण पश्चिम का मानसून है, तो भाई अगर ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, इधर से तो इधर से तो ये इधर के होने चाहिए थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा वगैरह आ रही है, लेकिन इसमें इसने अलग है, तो ये अपने पल्ले नहीं पड़ रहा है ये मानसून है ना, कि भाई जो किस प्रकार का मानसून है तो उससे किस में ज़्यादा बरसात होगी, ये है कहने का मतलब। 40 में एक है अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम, तो धौलपुर अलवर झुंझुनू है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में
प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन से सही ढंग अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम, तो धौलपुर, अलवर और झुंझुनू है। औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में? धौलपुर, अलवर, झुंझुनू। ठीक है, धौलपुर, अलवर, झुंझुनू। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर देख लेते हैं। 41 एक है, केवल सी सही है। यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था। यह अधिनियम 2011 का 50वां था। ठीक। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह अधिनियम 2011 का 50वां था। नहीं, अब ये सी है ना, इसमें 41 में सही तो है एक सी। क्या ही कर रहे हैं इसमें अपन। 41 में एक है ना, 41 में एक का मतलब सी सही है। सी सही है तो मतलब ये सही है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया था। इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितंबर। यह अधिनियम वर्ष 2011 का, ये गलत है ना, मैं सिर्फ ये है भाई। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। 41 में सिर्फ सी है। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की? तो सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की? ओहो, बढ़िया। 42 में 4 है। 2011 से लेके 2017 तक सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई? 158। इनके पेपर हैं क्या ऑनलाइन के? 158 पेपर निकाल दिए, बहुत बड़ी बात होगी। 42 में 4 है। ठीक। दोबारा देख है ना, 39 देख ले, छोड़ेंगे नहीं है एक भी क्वेश्चन को। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित को सावधानीपूर्वक पढ़िए। यह ऋषभदेव के निकट वीछा मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोम, अब ये बताइए गोमती किसकी सहायक नदी? गोम में सोम में है ना, गोमती सोम की है। सारनी तो सा से सा है ना, सारनी। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, जब ये धौलपुर, अलवर और झुंझुनू है। अब इसमें सी है। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी है ना, ये 158 है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसको देखते हैं, कर देगा क्या? नहीं पड़ेगी पार यार, चल पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाओं जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के 50 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सही है। ओडिशा और राजस्थान समान संख्या में प्रतिनिधित्व राज्यसभा में देते हैं। 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। ये तो पता नहीं है, तो क्या 4 ही कर दें इसमें? 43 में सही है भाई, 4 ही है। कर दिया ना, वैसे ही घबरा रहा है। बड़ा क्वेश्चन होता है ना, वो उल्टा सीधा होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष। राज्यसभा के 1/3 कितने सदस्य? 1/3, 1/3।
1/3। प्रत्येक दूसरे वर्ष पश्चात क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओडिशा और राज्यसभा समान संख्या में प्रतिनिधित्व राज्यसभा में देते हैं। ओडिशा और राजस्थान समान संख्या में राज्यसभा, तो अपन तो 25 भेजते हैं, तो 25 ही ओडिशा भेजता होगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। नहीं, ये शायद सबसे कम थी उस समय। तो इंदिरा गांधी 1970। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यह मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकायों के लिए भी चुनाव कराता है। बात किसकी है? राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एकल सदस्यीय निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था। तीनों सही है, एक गलत होना चाहिए इसमें। 44 में नहीं भैया, 44 में 4 गलत है। अरे तो यार ये तो ध्यान देते तो ये तो 1950, वही ध्यान तो आ गई थी कि यार ये इतना पहले थोड़ी, ये तो 1955 50 या 52 है गारंटी से। लेकिन है ना, ये जो था ना कौन सा, ये नहीं पढ़ा अपन ने। राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव, राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार, है ना, राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए, अनुभव। इसका ध्यान नहीं था भाई। राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त को। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है? यह मतदाता सूची तैयार करता है ना, पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकायों के लिए भी चुनाव करवाता है। ठीक है भाई। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के रह जाएगा ध्यान भाई, पूछेगा वो। अब तो ये इस प्रकार से दिया है, वो ये पूछेगा अनुच्छेद 243 के संबंधित है। यहाँ पर ये बताइए राज्य निर्वाचन आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 243, 2 4 3, 2 3 4। जब इसको अपन लिखेंगे 2 4 3, ठीक के। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन 1950 है या फिर 52 है, कुछ ऐसे ही है। ये 95 नहीं है, ठीक भाई। ये नया है। राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक, ये तीनों सही है, 4 गलत है। नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम NSBS एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना RSY को मिलाकर किस योजना की क्रियान्वित की गई है? तो इसमें कौन सा आएगा? पैंतालीस में 1 है, नेशनल यूथ कॉर्प्स है ये, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम है ना। ये है क्या? बस है NSBS RSY, NSBS, ठीक, NSBS और है ना RSY। तो NSBS का मतलब है नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। NSBS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सर्विस, है ना, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। RSY राष्ट्रीय सद्भावना योजना। नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम NSBS एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना RSY को मिलाकर किस योजना के पता नहीं है भाई, बिल्कुल भी पढ़ा भी नहीं है ये।
नेशनल यूथ कॉर्प्स 45 बाद में 46, 1946। 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित। इस समिति की सिफारिश पर, ये तो हो गया ना 45 में एक है नेशनल यूथ कॉर्प्स। 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? 46 में 2 नहीं था भाई। इंद्रनाथ मोदी, बी विश्वनाथ है, बी के गुप्ता है, पी सत्यनारायण राव। अब ये सत्यनारायण से ध्यान आया, जयपुर जो राजधानी बनाई गई थी ना, यह इसी समिति के आधार पर बनाई गई थी। 1958 में राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं था? 46, ये इंद्रनाथ मोदी नहीं था भाई, है ना, इंद्रनाथ मोदी नहीं था। जबकि बी विश्वनाथन है और बी के गुप्ता है, बी विश्वनाथन है, बी के गुप्ता है, पी सत्यनारायण राव, बी विश्वनाथन, बी के गुप्ता, बी सत्यनारायण राव। ये जो बी सत्यनारायण राव है ना, इनकी अनुशंसा पर ये जो है ना जयपुर राजधानी बनाई गई थी। इसकी समिति की अध्यक्षता में पी सत्यनारायण राव। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सही है? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। कुछ मौलिक अधिकारों को देश विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व साथ ही साथ निजी व्यक्तियों द्वारा अधिकारों का हनन के विरुद्ध भी है। सैंतालीस में 2 है, 1, 2, 3 सही है। ठीक, 1, 2 और 3 सही है। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। ठीक है। कुछ मौलिक अधिकारों को देश विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। आई बात समझ में? यानी कि सभी पर कुछ न कुछ प्रतिबंध है। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है। कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लेख है मौलिक है 3 अक्षर है ना, भाग 3 में, अनुच्छेद के भाग 3 में है ये, भाग 3 में। ठीक, मौलिक अधिकार भाग 3। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। कुछ मौलिक अधिकारों को देश विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है कुछ मौलिक अधिकारों का। 47 में 2 है ये, है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 गलत है इसमें। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व साथ ही साथ निजी व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के हनन के विरुद्ध भी हैं। सभी मौलिक ऐसे नहीं है, सभी नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? 48 में 2 है, ये सही नहीं है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार पंचायत राज संस्था के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है ना, संबंधित है 1994। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, आ रही है बात समझ में? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? जब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। ये गलत है इसमें ना, तो एक सही हो गया। फिर ऐसा निष्कासन राज्य सरकार द्वारा केवल आवश्यक जांच के बाद ही किया जा सकता है। ऐसे हटाए गए अध्यक्ष को संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्यता से भी हटाया जा सकता है।
48। जब 48 में 2 है, 2 को हटा दे। क्या सही नहीं है? दोबारा देख। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 किससे संबंधित है? या फिर ये बताइए, जब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संबंधित है 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है, ठीक है। और ऐसा निष्कासन राज्य सरकार द्वारा केवल आवश्यकता जांच के बाद ही किया जा सकता है। ऐसे हटाए गए अध्यक्ष को संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्यता से भी हटाया जा सकता है। अच्छा, हटाए गए अध्यक्ष को संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्यता से भी हटाया जा सकता है। ये तीनों सही है, सिर्फ 2 गलत है इसमें। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के लिए नहीं, ये का तो पता नहीं, ये तीनों सही है भाई, ठीक है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संबंधित है 1994 में। धारा 38 किससे संबंधित है? आगे न बात समझ में। लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किन के विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकता? मुख्यमंत्री नहीं आएगा भाई। जब देखें, जिला कलेक्टर तो है, क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं इसमें। जिला प्रमुख भी है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय का अधिकारी व कर्मचारी भी आ जाएगा। कैबिनेट मंत्री नहीं आएंगे भाई। मुख्यमंत्री नहीं आएगा 49 में। गलत है भाई इसमें तो। 49 में इसने 4 कर रखा है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय का अधिकारी एवं कर्मचारी। अच्छा, लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किन के विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते? गलत याद कर रखा है। 49 में 4 है, भाई समझ में ये नहीं है। कैबिनेट मंत्री तो है, तो इसका मतलब तो ये हुआ राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और मंत्री भी आ जाएंगे। नहीं, मंत्री तो नहीं आएंगे, जो मुख्यमंत्री है ना वो आएगा, मुख्यमंत्री आएगा। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी आएंगे, और एक और है, वो ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, ये लोकायुक्त है। ये जैसे कि ये दायरा है लोकायुक्त का, तो लोकायुक्त के दायरे से बाहर है कौन? एक तो मुख्यमंत्री है, और शायद राज्यपाल भी बाहर हैं, और ये राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी। और देख लेना भैया ना, मुख्यमंत्री तो श्योर पता है, मुख्यमंत्री नहीं है लोकायुक्त के दायरे में। तो जिला कलेक्टर है, जिला प्रमुख है, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है, ये है भाई दायरे में, ये बाहर है भाई समझ में। राजस्थान विधानसभा सचिवालय का अधिकारी एवं कर्मचारी। अच्छा, 49 में 4, ठीक है। तो बताइए, लोकायुक्त किन के बारे में शिकायत है सुन सकता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, और तो सब है। राजस्थान के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब आ रहे हैं इसमें, है ना। कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, एक तो मुख्यमंत्री बाहर है, और राज्यपाल का श्योर नहीं है कि राज्यपाल भी है या नहीं है, और ये बाहर है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी विधानसभा के हैं ये। कैबिनेट का ध्यान था भाई अपन को, तो चल जाने देना। जब जिला कलेक्टर है, जिला प्रमुख है, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है, ये बाहर, ये दायरे में है, और ये बाहर है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय का अधिकारी एवं कर्मचारी। 49। राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? ये तो नया ही है भाई, 24 से आ गया ना MSME पॉलिसी। जैसे कि सैंड नीति, ठीक है ना, और MSME पॉलिसी, है ना। तरह तरह की ये नीतियां हैं, ये 3-4 है ये 2024 के तहत। राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? 50 में 4 है, क्या है? सिर्फ यही है। तो क्या है ये? राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक MSME क्षेत्र को सृजित करना। राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक MSME क्षेत्र को सृजित करना, ये है।
विदेशी निवेश को मजबूत करना ये नहीं है। अंतर्राज्यीय एमएसएमई को जोड़कर बाजारी कड़ियों को मजबूत करना ये भी नहीं है। मुख्य दृष्टि क्या है? विदेशी निवेश को मजबूत करना। सुन मेरी बात, ये भी सही है सब। राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? जब ये है विदेशी निवेश को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई को जोड़कर बाजारी कड़ियों को मजबूत करना, एमएसएमई क्षेत्र को सरकारी बजट को बढ़ाना, राजस्थान के वैश्विक प्रतियोगी स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई क्षेत्र को सृजित करना। मुख्य यह है स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई क्षेत्र को सृजित करना। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है? 51 में। यूआरओ का पेपर है भाई ये, तो 3 को हटा देते हैं। 3 का मतलब है सी और डी दोनों गलत है, तो सी और डी दोनों गलत है ना, तो ये हटा। जबकि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आई बात समझ में? पूछता है वो बार बार। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्यों को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के लगभग 3 साल लगे, यानी कि 2 वर्ष 11 माह है 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्यों को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल। ये सत्र पूछ सकता है भाई, ये तो पता है अपन को टाइम, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लेकिन कितने सत्र हुए थे? 11। हाउस कमेटी का अध्यक्ष ये नहीं है। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। संविधान बनाने वाली जो कमेटी थे ना, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व ये पता नहीं है, ये सी और डी गलत है इसमें ना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आगे क्वेश्चन। 350 अरब डॉलर है ये। देख लो, ऑप्शन भी इसी प्रकार आया है, क्योंकि भी ऐसे ही देता है भाई, मिलते जुलते ही ऑप्शन। 52 में, ठीक, 350 अरब डॉलर। आई बात समझ में? अब ये ऐसे नहीं है कि ये ज़्यादा भारी भरकम है, नहीं। जो सोजस योजना है वो, और जो अखबार की जो मेन हेडिंग होती है वो पढ़ ले, ठीक है ना। यानी कि सप्ताह का 2 या 3 घंटा करंट पढ़ ले, नहीं पार है, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था। संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायित्व बनाए रखना है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति उसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायित्व बनाए रखना है। कुछ आ रही है बात समझ में? संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और उसे उत्तरदायित्व बनाए रखना है। संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। बता, अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ रखा है। देखे, संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायित्व बनाए रखना है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है। मंत्रिमंडल, इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। मंत्रिमंडल, जब कैबिनेट की बात है, आई बात समझ में? बात कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। जब देख, ये एक तो सही है, कैबिनेट की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है। लोकप्रिय सदन कौन सा है भाई? लोकसभा है या राज्यसभा है? लोकप्रिय। इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। शायद ये आर ही गलत लग रहा है। 53 में 4 का मतलब है व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, दोनों ही सत्य है भाई। संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना
और इसे उत्तरदायी बनाए रखना है। ठीक है। कैबिनेट कैबिनेट की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है। इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। ये बात है सदस्यता ना। राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में इनमें कौन से कथन गलत है? राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध कौन सा कथन गलत है? 54 में एक है। तो एक को हटा देते हैं। ये समझ में नहीं आई बात यार। राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश है ना, अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में, तो ये हटा दिया। वर्ष 2021 से 2023 के बीच राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है। ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समकक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह परिवर्तन में नहीं रहेगा। ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति तक यह परिवर्तन में नहीं रहेगा। ये सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये पूछता है बार बार है ना। 213 बताइए राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? 213। तो 1 2 3 कर दे है ना। तो 1 2 3 ही है ये। तो 213 ठीक 213 के तहत फिर अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। जब ये तो सही है, सभी सही है होने को, तो वो एक ही तो गलत है। अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत है ना 213 जब इसको कर देंगे अपन 1 2 और 3 यानी कि 213 किससे संबंधित है? राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति देता है भाई। ये विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है। अध्यादेश का मतलब क्या है? शायद ये दोनों को एक साथ बुलाने की शक्ति है ये अध्यादेश। अध्यादेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट राजस्थान इज ए विजिटेड विच इज पावर ए promulgate ordinance during legislative ये है ये promulgated। 54 में एक को हटा देते हैं, बाकी को याद करते हैं। ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह परिवर्तन में नहीं रहेगा। 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह परिवर्तन में नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार, 213 संबंधित है। आई बात समझ में? अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। अच्छा, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों की विधान मंडलों के निर्वाचनों से अद्भुत संसद सदनों को विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता? पल्ले नहीं पड़ी। आंसर देख ले, 55 में एक है। कैसे संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन की बात आ रही है ना, न कि राज्य निर्वाचन आयोग, संसद और राज्यों की विधान मंडलों के निर्वाचनों से अद्भुत या सशक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता। जब 19वां संविधान संशोधन ये नहीं कर सकता तो इसका मतलब और सभी है। 44वां है, 76वां है, 42वां है, 42वां है। बता सकता है ये जो 42 में कब हुआ था? 4 + 2 6।
तो 1986 सही है। 4 + 2 6, अब 6 में और 2 और जोड़ दे तो 8 और 6, ये 1986 होता। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1986, गलत तो नहीं है। यहाँ पर ये 1976 है। ये 1976 ही है भाई। ये जो 42वां है ना भाई, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 4 और 2 6, ये तो 6 तो पक्का आएगा और 19 भी पक्का है। अब इसमें 7 करें या फिर 8 करें तो 6 और 1 और जोड़ दिया तो क्या ये सही आ जाएगा 42? तो अगर ये 42 माह है तो क्या ये 86 माह है? ध्यान नहीं है भाई, देख लेना है ना, ये 86 आएगा कि 76 आएगा, चक्कर यही पड़ रहा है, 86 है या 76 है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 76वां संविधान संशोधन कब हुआ? 76वां तो 76वां है शायद 86, ये ध्यान ही नहीं है 76वां कब हुआ था। 6 और नहीं, ये तो सिस्टम पता नहीं है इसका तो भाई। तो 44वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान और 42वां, 44वां, 76वां, 42वां। कैसे संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचनों से अद्भुत या सशक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता। 19 है। भारतीय संविधान के बारे में निम्न में कौन से कथन सही नहीं है? निम्न में कूट में सही उत्तर चुने, देख लेते हैं। एक है इसमें सही उत्तर, भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था एवं संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। यानी कि संसदीय जो व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से ली गई है, न्यायिक सर्वोच्चता जो ली गई है अमेरिका से ली गई है। न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका, संसदीय ब्रिटिश। और जोड़ते हैं। और रुक, एक का मतलब ये 2, 1 2 3 सही है। 56, 56 में एक का मतलब 1 2 3 तीनों ही सही है भाई। भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था है ना, अमेरिका से क्या ली गई है? न्यायिक सर्वोच्चता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संसदीय ब्रिटिश है के बीच का रास्ता अपनाता है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था एवं संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। जो संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश से, न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से। फिर भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर ब्रिटिश है ना, संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। अच्छा, कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का करेगा। ठीक है भाई, अभी पेपर के माध्यम से पता तो चल जाता है कि भाई क्या सिस्टम है, नहीं तो वरना मत पढ़े, कोई ज़रूरी थोड़ी है, लेकिन पता तो चल जाता है कि भाई क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे अपनी पॉलिटिकल मजबूत हो रही है भाई समझ में, कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? नीचे दिए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर ही देखते हैं। 57 में 4 है, ए और बी दोनों गलत है। तो ए और बी। सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी।
ये गलत है। बेरोजगारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ गलत होगा इसमें, या तो सज्जन सिंह नहीं होगा यहाँ पर कुछ और होगा, ये दोनों गलत है। बेरोजगारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता से चिन्हित थी और संविधान के निर्माताओं ने इसे महत्व दिया था। अब ये सी को डी को याद कर लेना। गोलकनाथ मामले में यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी। गोलकनाथ मामले में यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। जब है ना वो अपने से बार बार पूछता है कि ये बता भाई केशवानंद भारती मामला संबंधित है, गोलकनाथ मामला संबंधित है। जब देख गोलकनाथ, नाथ से महादेव बाबा याद कर सकते हैं। गोलकनाथ, यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। तो सही बात है, यानी कि महादेव बाबा है वो क्या परिवर्तनीय थोड़ी है, परिवर्तनीय नहीं है। वो जो है अपना भेष, अपना जो भेष है वो नहीं बदलते। वो तो जो है क्या, सांप को गले में लगाएंगे तो लटकाएंगे तो लटकाएंगे ही, ठीक है ना, भस्म लगाएंगे तो लगाएंगे। तो ये ऐसे ही है, ऐसे याद कर सकते हैं नाथ, गोलकनाथ। तो क्या कर रहा है भाई, आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, किसकी, प्रस्तावना की। ठीक है, महादेव बाबा से आप याद कर सकते हैं, महादेव। तो महादेव बाबा को नाथ ही तो बोलते हैं। तो गोलकनाथ मामले में यह देखा गया कि प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। भाई आत्मा परिवर्तनीय थोड़ी होगी, महादेव बाबा रूप थोड़ी बदलेगा, वो तो है जो रहेंगे। तो सही है, ये प्रस्तावना की नहीं बदलने की बात कर रहा है ना गोलकनाथ। केशवानंद भारती, न्यायालय में कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। जब तो भारती को कैसे याद करेंगे, भारती को कैसे करेंगे, भारती है ना, सरस्वती माता से याद कर सकते हैं, केशवानंद भारती है ना, भारती। तो भाई ये जो प्रस्तावना है ना, इनको और बल दिया गया है। न्यायालय में कहा गया कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए, है ना। तो सरस्वती मैया ही तो होती है भाई, कुछ है जो, तो प्रस्तावना से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। केशवानंद भारती है ना, प्रस्तावना, गोलकनाथ आत्मा शाश्वत, संविधान की आत्मा, प्रस्तावना, और ये भी प्रस्तावना, यानी कि इन दोनों, गोलकनाथ में महादेव बाबा आत्मा शाश्वत है, संविधान की प्रस्तावना और संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। तो वो अपन से ये पूछता है, बताइए केशवानंद भारती मामला संबंधित है, गोलकनाथ मामला संबंधित है, तब रह जाएगा नहीं है, गोलकनाथ है ना, महादेव बाबा अपरिवर्तनीय है, यानी प्रस्तावना परिवर्तनीय है। केशवानंद भी वही बात करते हैं ना, केशवानंद भारती, यानी सरस्वती मैया भी अपरिवर्तनीय है। ठीक है भाई, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है, ये तो वो आएगी, केंद्र सरकार है। संघीय संसद, सही है, संघीय संसद। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम, जब ये होने चाहिए भाई साहब 15 कर दें, 59 सही है भाई, 15। ठीक, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम संबंधित है किससे, एक
एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 15 है ये। ठीक, 15। निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार। सहकारी सोसाइटी अधिनियम संबंधित है 2001 पूछेगा वो। बताइए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम संबंधित है 2001। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संकलन कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित, परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीति निर्माण का समर्थन करता है? सेट 2 है। DMEO। DMEO का पूरा नाम क्या है भाई? DMEO। DMEO। ठीक। DMEO। निम्न में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है? निम्नलिखित में कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है? नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित। समझ में नहीं आई भाई। DMEO। इनमें से कौन नीति आयोग का है ना? नीति आयोग, पहले ये योजना आयोग था, ये योजना आयोग का नाम परिवर्तित किया गया है 1 जनवरी 2015। ये क्वेश्चन आ चुका है 1 जनवरी 2015। कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीति निर्माण का समर्थन करता है। DMEO। सर्वे ऑफ इंडिया, नेटमो, रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय 2 है। IBSF विश्व बिलियर्ड्स 150 चैंपियन 2024 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन चुनिए। IBSF विश्व बिलियर्ड्स 150 यह चैंपियन दोहा में आयोजित की गई। भारत के पंकज आडवाणी ने फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराया। भारत के सौरभ कोठारी ने चैंपियन में कांस्य पदक जीता। अब यार ये तो सही है, क्या तीनों ही कर दें? देखते हैं 61 में क्या है। 4 है, केवल A और C सही है। सही है, ये और ये सही है। यह चैंपियनशिप दोहा में आयोजित की गई थी। भारत के सौरभ कोठारी ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ये नहीं है भाई, आईवास में पंकज आडवाणी। तो यह चैंपियनशिप दोहा में आयोजित की गई, दोहा है ना, कतर, दोहा। और भारत के सौरभ कोठारी ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। कांस्य सबसे ऊपर, स्वर्ण के बाद में रजत, फिर कांस्य। तो किसने जीता है भाई? ये सौरभ कोठारी है नाम। ठीक है, दोहा कतर में है ये। और IBSF वर्ल्ड विलियर्ड्स। ठीक, आगे चलते हैं। नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? तो अपन इसमें करते हैं, देखें। डैमलांगो सिल्सहांडो, टेरेस रेनोवाले, डूमा बोको। कुछ चल रहा था पता नहीं भाई। बैसिट यही है ना, डूमा बोको। नवंबर 2024 में है ना, नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? नवंबर 2024 में, नवंबर 2024 में, नवंबर 2024 में, नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? बोत्सवाना किया था ये याद, बोत्सवाना, वाह से वाह, बोको। ठीक, ड्यूमा बोको, नवंबर 2024, ड्यूमा बोको। निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है? BBC यंग 63 2 है भाई। एलेक्स स्कॉट। निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है? एलेक्स स्कॉट नहीं है। विलियम एलार्ड है, स्काई ब्राउन है, लूक लिटलर है।
63 में 2 नहीं है। निम्नलिखित में कौन BBC यंग स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है भाई इसमें। ये है क्या जब ये BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024, BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है। जबकि विलियम ए लार्ड है, स्काई ब्राउन है, लुक लिटलर है। ये नहीं देखा भाई। 63 निम्नलिखित में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर देश नहीं था? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल है ना। अब देख ले अंदर से दिया है। ये तो पता है अपन को कि राइजिंग राजस्थान जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 9, 10, 11 दिसंबर को जयपुर में। लेकिन ये पूछ रहा है साझेदार पार्टनर देश नहीं था, तो जापान है। कोस्ट देखते हैं 64 में। तुर्की नहीं है भाई, मोरक्को है, जापान है, कोस्टारिका है। मोरक्को, कोस्टारिका और जापान। आई बात समझ में? मोरक्को, कोस्टारिका, जापान। निम्नलिखित में किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? आहो, तो 65 में 2 है, 12। अच्छा 12 है ये। जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है 12 में। ठीक है भाई, न्यूनतम 12 में है। नवंबर 2024 में C.डॉट ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेब ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। नीचे दी के विकल्प में सही संस्थान चुनें। नवंबर 2024 में C.डॉट ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेब ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। नीचे दी गए विकल्प में सही संस्थान चुनें। 66 एक है, IIT रुड़की है ये, IIT रुड़की। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। चार है भाई, इसमें नहीं पता। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़ है। अब्दुल रहीम भीलवाड़ा से है। अभिनव सिंह नसीराबाद है। राजेंद्र कुमार प्रतापपुरा है। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़। दोबारा देख, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़ है। अब समझ में, वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़। 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो 6 दिसंबर 2024, तो ये तो वो है ना, सबसे ज़्यादा 12 नहीं, ये भाई 9 है। ठीक, 9 है ये। 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? 9।
6 दिसंबर 2024 है ना, 9 है ये। फिर राज्यों की अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड को सम्मिलित कीजिए। 10 अक्टूबर 2024। तो राज्य और गीगावाट में क्षमता, तो अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए 10 अक्टूबर 2024 तक। तो राजस्थान 29, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक 2370, तमिलनाडु 2237। देखते हैं इसमें क्या है। 69 में 2 है, 3 2 1 उल्टा है भाई, ये 3 2 और 1, यानी कि राजस्थान 29.98 है। फिर तमिलनाडु 2370 है, 2370 तमिलनाडु है। कर्नाटक 2237 है, जब राजस्थान 2998, तमिलनाडु 2370 है ना। राजस्थान 2998, तमिलनाडु 2370। तो राजस्थान, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक है 2237। 29 राजस्थान है, तमिलनाडु 2370 है, कर्नाटक 22 है, और ये 9 है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प चुनिए। जब 70 में 1 है भाई, ठीक, 70 में 1 है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में, ठीक ठीक भाई। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में है ना। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 38वें राष्ट्रीय खेल के 2025 में भारोत्तोलन, अब ये तो पढ़ता था 38 में हुआ है कहाँ, देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। और जो राजस्थान ने जो मेडल लिए हैं वो कितने लिए हैं, 9-11 से याद है, 9-11 23-43, 9 तो स्वर्ण, 11 रजत, 23 कांस्य, कुल 43। लेकिन अब ये अंदर से पूछ रहा है, भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर 70 में कम जाएगी इसकी कट ऑफ, 70 में 1 है। ए और बी दोनों कथन अचत है, चल छोड़ते हैं। तो फिर ना, फिर पढ़ तो लेते हैं। हरियाणा के मनीष ने कुल, राजस्थान के अचरण सिंह ने कुल 387 है ना। तो हरियाणा, राजस्थान के हरचरण सिंह, राजस्थान के हरचरण सिंह है ना, किससे संबंधित है, भारोत्तोलन। हरियाणा के मनीष, छोड़ है ना। आईसीसी अंडर-19 महिला 20 विश्व कप 2025 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प है, चुनिए। आईसीसी अंडर-19 महिला 20 विश्व कप 2025, इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। इस टूर्नामेंट भारत ने अपने सभी मैच जीते। इस टूर्नामेंट के फाइनल में गोंगाड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैष्णवी शर्मा को चुना गया। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। 71 में 1 है, बी और डी सही है, बी और डी। इस टूर्नामेंट के फाइनल में गोगाड़ी त्रिशा को, गोगाड़ी है ना, गोगाड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल में गोगाड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। ये तो ध्यान है अपन को, सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को हराया। गोगाड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में, इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच में गोगाड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ठीक है भाई, बी और डी सही है इसमें। 71 में, अरे कहाँ ही खेलो या, 71 में 1 है, 71 में 1 है, तो बी और डी सही तो है।
इस टूर्नामेंट को फाइनल मैच में गोगाड़ी तेसा प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया। गोगाड़ी तिरसा किससे संबंधित है? क्रिकेट से। गोगाड़ी त्रिसा फाइनल में भाई प्लेयर ऑफ द मैच चुना है इसको। अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें भारत ने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। महिला 2020 विश्व कप 2025 अंडर 19। भारतीय वायुसेना की पश्चिम वायु कमांड के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 व 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये तो जोधपुर ही होगा। बेहतर नहीं, नई दिल्ली है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों भारतीय वायुसेना की पश्चिम वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 व 7 दिसंबर 2024 को। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 व 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? महाराष्ट्र है। बंजारा अक्टूबर 2024 की बात है। जब देख अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना का करंट आता है भाई मुख्य रूप से, है ना। ये महाराष्ट्र है। बंजारा विरासत का उद्घाटन किया गया था कब? अक्टूबर 2024 में। कहाँ की बात है? महाराष्ट्र है। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2000 एक मिनट रुक जा। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? 4 है। वस्त्र मंत्रालय। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को, नई दिल्ली की बात है, और 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? वस्त्र मंत्रालय। पच्चीस नवंबर 2024 की बात है। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024। ये पता ही नहीं है यार कुछ। नई दिल्ली की बात है ना। 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024। GI एंड बियॉन्ड। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? वस्त्र मंत्रालय। दोबारा देख। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? वस्त्र मंत्रालय। अब ये पूछ लिया उसने GI एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ? 25 नवंबर 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ।
दोबारा देख भाई, नई दिल्ली में हुआ है 25 नवंबर 2024 को हुआ है नई दिल्ली में, और 25 नवंबर 2024 को GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन। बताइए GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 25 नवंबर 2024। 75। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक ORL स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड है, थाईलैंड। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड। ग्लोबल ओरल हेल्थ मीटिंग। और ये बात समझ में, ग्लोबल ओरल हेल्थ मीटिंग WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक, ग्लोबल ओरल हेल्थ मीटिंग ऑर्गेनाइज बाय WHO हेल्ड। तो WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड। 75 में 3 है, थाईलैंड। किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? तीन है, टॉक्सिक। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यहाँ पर ग्लोबल ओरल हेल्थ मीटिंग ऑर्गेनाइज बाय WHO हेल्ड, थाईलैंड। प्रथम वैश्विक है ना, प्रथम है WHO, थाईलैंड। किस फिल्म में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? टॉक्सिक है भाई, टॉक्सिक। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक का नाम, लेखक का नाम युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 77 में 2 है, तो 2 को हटा देते हैं। युग्म सही सम्मिलित नहीं है ना, तो ये 2 नहीं है। नेक्सस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू AI, युवाल नोए हरारी। Punishing Putin inside the global economic war to bring down Russia, Stephanie Baker. The British Empire for centuries of colonial atrocities. Akin. एडल्फ ओर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की है। यह निम्नलिखित किस देश के वरिष्ठ मंत्री है? एडल्फो ओर्सो ने, इटली है ये। एडल्फो ओर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह निम्नलिखित देश के वरिष्ठ मंत्री हैं? इटली। एडल्फो ओर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2000 भारत की आधिकारिक यात्रा की। निम्नलिखित देश के वरिष्ठ मंत्री हैं? इटली। एडल्फो ओर्सो, दिसंबर 2024, इटली। अस्मिता महिला लिंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हम सही विकल्प चुनिए। 79 में 3, ए और सी सही है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI राष्ट्रीय खेल महासंघ को NSF के सहयोग से खेलों के इंडिया महिला लीग आयोजित करता है। अस्मिता योगासन लीग राष्ट्रीय 2024-25 का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया है। क्या ये? भारतीय खेल प्राधिकरण SAI है ना, SAI भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल महासंघ, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन NSF, SI की फुल फॉर्म क्या है? अथॉरिटी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI, और NSF का मतलब है नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के सहयोग से खेलो इंडिया अस्मिता महिला लीग आयोजित करता है। अस्मिता योगासन लीग राष्ट्रीय 2024-25 का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया?
एक है भाई, पता ही नहीं है, सब ऊपर से जा रही है बात। निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थाओं के लिए निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी पुरस्कार दिया गया है। दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 80 में 1 जोमेटो। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245(19) के अंतर्गत के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। पढ़ के निकल लेते हैं भाई। 81 में 3 है ये, 2 बार देख। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम संबंधित है 2009 की धारा 245(19) के तहत नगरपालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्व किया जाएगा। 3 माह। कुछ आ रही है बात समझ में? ये बताइए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम संबंधित है 2009 की धारा 245(19) के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से 3 माह की कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। 3 महीना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम संबंधित है 2009 है ना 245(19) के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि 3 माह की कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। 3 है राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, तो 2009 ये वही है धारा 245(19) नगरपालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। 3 राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 के द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगरपालिका किसी व्यक्ति पर की शासित आरोपित कर सकेगी। 4 500 रुपये से अनधिक या उक्त भवन या परिवर्तन 3 मास की कालावधि के लिए संदेह कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 के द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगरपालिका किसी व्यक्ति पर 500 रुपये से अनधिक या उक्त भवन या परिवर्तन पर 3 मास की कालावधि के लिए संदेह कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है केवल एक बार से। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सरकार के तकनीकी विधिक या अन्य विशेषज्ञों स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने की उनकी सलाह लेने के लिए बुला सकेगा। 4 है नियम 19 के अंतर्गत। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी एक उच्च न्यायालय को। एक नगरपालिका के अध्यक्ष विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, यह पारित किया गया, इससे वह एक नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया एवं पारित किया गया, इससे वह प्रभावित नहीं होगा। नगरपालिका अध्यक्ष। मेयर कौन होता है? नगर निगम का। नगर परिषद का पार्षद। तो नगर परिषद है ना, परिषद से पार्षद आएगा। नगरपालिका का नगरपालिका ही अध्यक्ष है। नगर निगम का मेयर है, प्रभावित नहीं होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाने या जल आपूर्ति संबंधी कार्य किए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। 3 धारा 220। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 10 और 3 13 के अंतर्गत लोक उपताप के लिए अभियोजन का निर्देश कौन दे सकता है? एक है नगरपालिका
अधिकारी। नगर पालिका के छोड़ यार, पैसे ही खींच रहा है, ये अपने काम के नहीं है, ये काम के नहीं है। क्यों ही खींच रहा है जब RO का है ये। नगर पालिका ही नगर पालिका रही है अब इसमें। राजस्थान जीके की बात ही। इनको तो देखते हैं भाई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। 111 में 111 में 2 है। कथन ये सत्य है, लेकिन 111 में 2 का मतलब है कथन ये सत्य है लेकिन बी असत्य है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है SJSRY की? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। आई बात समझ में? 111 में 2 है। अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? 1 है, 33.33, ठीक, 33.33। अमृत 2.0 योजना क्या है? 1 लाख से तो अधिक हो और 10 लाख से कम हो, तो केंद्र सरकार 33.33। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्रचालन है? 13 में 2 है। सभी सौंदर्यीकरण, अपशिष्ट निस्तारण की पद्धति, शौचालयों की व्यवस्था, नागरिकों के मध्य स्वच्छता के लिए जागरूकता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए अंतर्गत निम्नलिखित में से शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्रचलन है? सौंदर्यीकरण, अपशिष्ट निस्तारण की पद्धति, सौंदर्यीकरण, अपशिष्ट निस्तारण की पद्धति, शौचालयों की व्यवस्था, नागरिकों के मध्य स्वच्छता के लिए जागरूकता। दोबारा देख, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्रचालक है? तो ABCD सौंदर्यीकरण है, अपशिष्ट निस्तारण की पद्धति है, शौचालयों की व्यवस्था है, नागरिकों के मध्य स्वच्छता के लिए जागरूकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहरी शहरों की पहचान की गई? 1 है। अच्छा, ओनली 1 हृदय। 14 में 1। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण BLC श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि है 2, 1.5 लाख रुपए प्रति आवास। ये 1.5 लाख है ना? 1.5 लाख है भाई ये। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण BLC श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि सहायता है 1.5 लाख रुपए प्रति आवास है भैया। अच्छा, 1.5 लाख।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का निम्नलिखित में क्या लक्ष्य है? 116 में 4 है। वर्ष 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना। दोबारा देख, राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत अमृत 2.0 क्या है? जल से संबंधित है। के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का निम्न में से क्या लक्ष्य है? वर्ष 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना। दोबारा देख लें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण BLC श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि है 2 है। 1.5 लाख प्रति आवास, और ये 1 है, और ये 1.5 लाख रुपए है। राजस्थान में 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों जल आपूर्ति निकायों के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का निम्न में से क्या लक्ष्य है? वर्ष 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना। आ जाएगी बात समझ में? अमृत 2.0 योजना क्या है? अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजना के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का निम्नलिखित क्या लक्ष्य है? 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना। शहरी है ये। आई बात समझ में? 16 में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, योजना का नाम और प्रारंभ करने की दिनांक, ये काफ़ी काम का है। 17 में 1 है, 4, 3, 2, 1 उल्टा है। तो भाई देख, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 2014। हृदय योजना ये है 21 जनवरी 2015। और जो है वो कौन सा? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल के किया गया था नीति आयोग। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 है। 1 जनवरी 2015 है। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये तो हो जाएगा कौन सा? 2 अक्टूबर 2014। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 हृदय। अमृत का बताए, अमृत तो गया ना ऊपर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ये 23 सितंबर 2013 है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 है। दोबारा देख, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक लाइन में पूछेगा वो। ये बता भाई, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत की गई थी, तो शहरी हो या फिर किसी प्रकार का हो, ये तो 2 अक्टूबर 2014 ही है। स्वच्छ भारत मिशन है ना, तो 2 अक्टूबर 2014। हृदय योजना, हृदय 21 जनवरी है, ठीक, हृदय है ना। तो हृदय 21 जनवरी 2015 है। हृदय 21 जनवरी 2015। और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ये है भाई साहब 23-13, रह जाएगा ध्यान, 23 और 13, ठीक, 23 सितंबर 2013। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 23-13 सबसे पहले है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये चल जाएगा 25 जून 2015। दोबारा देख, पूछेगा वो, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014। हृदय योजना की शुरुआत की गई थी हृदय 21 जनवरी है ना 2015, 21 जनवरी 2015। और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका है ना, आजीविका, तो ये है 23-13, ठीक है, 23 सितंबर 2013। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये 25 जून है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की स्थापना कब की गई थी? 2015। डेट बता। 25 जून है भाई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखें, ये तो हो ही गया 2 अक्टूबर 2014, और ये तो याद भी है। हृदय योजना, हृदय यानी कि 21 है ये, 21 जनवरी 2015।
हृदय 21 है ना, हृदय 21। फिर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आजीविका की बात है, 23-13 है, 23-13 है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, ये 25-15 है ना, 25-15, 25-15, 25-15, 23-13, 25-15, तो 25 जून 2015 है, 23 सितंबर 2013 है। आएगा ये क्वेश्चन, पक्का आएगा। स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना 2 अक्टूबर 2014, हृदय योजना 21 जनवरी 2015, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 23 सितंबर 2013, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये 25 जून 2015 है। थीम क्षेत्रों की एक सूची नीचे दी गई है, 18 में 3 है। तो मोटे तौर पर में से किन थीम क्षेत्रों पर केंद्रित है? भौतिक अवसंरचना, थीम क्षेत्रों की भौतिक संरचना, संस्थागत अवसंरचना, आर्थिक बुनियादी ढांचा, सामाजिक बुनियादी ढांचा। राजस्थान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीब शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करती है? स्वयं सहायता समूह बनाने और क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाकर। राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीब शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करती है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये पूरा नाम है भाई, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसको तो जानते हैं अपन, लेकिन इसमें है जोड़ दिया है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीब शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करती है? स्वयं सहायता समूह बनाने और क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाकर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 9वें संस्करण के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2 है भाई इसमें, बी और सी। 9वें संस्करण के शहरों को अत्यंत लघु, लघु, मध्यम, बृहत तथा मिलियन प्लस श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। स्वच्छतम शहरों के मध्य प्रतिस्पर्धा की एक नई अवधारणा शुरू की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण के कौन सा हुआ है? ये 9वां संस्करण हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शहरों को अत्यंत लघु है ना, फिर लघु, मध्यम, अत्यंत लघु, मध्यम, बृहत तथा मिलियन प्लस क्षेत्रों व श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अत्यंत लघु, फिर लघु, अत्यंत लघु, मध्यम, बृहत तथा मिलियन प्लस। स्वच्छतम शहरों के मध्य प्रतिस्पर्धा की एक नई अवधारणा शुरू की गई है। दोनों सही है भाई। ये था पेपर, खतरनाक पेपर था भाई। ये आई बात समझ में, यो आर का था ये। ठीक है, लास्ट के तो ये 9 क्वेश्चन काम के हैं, आगे के शायद 40-50 क्वेश्चन काम के हैं, बीच में भी है 10-15, फिर बाद में नहीं है, वो तो उनके सब्जेक्ट के आ जाएंगे। ये था भाई EORO का पेपर। स्वच्छ भारत शहरी मिशन शहरी 2 अक्टूबर, हृदय योजना 21 जनवरी 2015, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी आजीविका 23 सितंबर 2013, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015। 1.5 लाख रुपये हृदय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अमृत 2.0 33.3। ठीक, ये पेपर था EORO का। यहाँ से कुछ करंट है, यानी कि ये 75 क्वेश्चन है, बाद में तो फिर 10 क्वेश्चन आएंगे। ये है राजस्थान 29, तमिलनाडु 23, कर्नाटक 22 है। तगड़ा पेपर था ये भाई।
ठीक भाई, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।